क्लास में और सिलेक्शन वाली क्लास में रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पे ये आखिरी अवसर है। कई बच्चों ने कहा कि सर मुझे जुड़ना है आपके साथ और कुछ फंड की प्रॉब्लम आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है। मैं आपसे यही कहूंगा कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। और आज जो मैं कराने जा रहा हूँ, न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन आया था, कल से ये बहुत चर्चा में चल रही है न्यूज़। पीआईबी ने भी कवर किया और न्यूज़पेपर ने भी कवर किया। लेकिन आज जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, जो मेथड कराने जा रहा हूँ, मुझे दिल पर हाथ रख के बताना कि आपने ये खबरें कई बार पढ़ी होंगी, लेकिन इनके आपको बेसिक्स भी नहीं पता होंगे। और लिटरली आज आप वहां पहुंच जाएंगे जहां यूपीएससी आपको लेकर जाना चाहता है। यूपीएससी जो हर स्टूडेंट से चाहता है। और ये बात मैं कह नहीं रहा हूं, मैं आपको आज प्रूव करके दिखाऊंगा कि सिलेक्शन वाली क्लास का नाम सिलेक्शन वाली क्लास क्यों है। ये आप तुरंत समझ जाएंगे। और आप मुझे बताना कि जो जो पॉइंट सामने आपके न्यूज़पेपर है और उस न्यूज़पेपर से जो पॉइंट निकाल रहा हूं, कभी आपने फोकस किया, कभी ध्यान दिया, उन शब्दों को आपने हजारों बार यूज किया होगा। तो अब जो मैं आपसे बोलने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो लोग इस क्लास का महत्व समझ जाते हैं, वो इस जन्माष्टमी ऑफर को ना छोड़ें। कई बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि सर 1,000 रुपए महीना फीस है, उसको थोड़ा सा कुछ और कम हो जाए कुछ दिन के लिए, त्योहार है घर में, ठीक है, बहुत से भाई बहन है, एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहते हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मैंने पहले भी कहा था, सिर्फ एक न्यूज़पेपर द हिंदू 480 रुपए महीने का आता है, जिसको आप शायद कभी पढ़ भी नहीं पाते हैं। कौन सी खबरें इंपॉर्टेंट, उस पर टेस्ट लगाना, उस पर मेंस के क्वेश्चन करना, उसके सारे एनालिसिस करना, उस पर मैगजीन, ये तो बहुत दूर की बात है। सो देश में इससे सस्ता कोई बैच नहीं हो सकता और इससे बेस्ट बैच नहीं हो सकता। ये बात मैं आपको यहां पर अभी समझा देता हूं। चलिए, तो आपके सामने मैं न्यूज ओपन कर रहा हूं, ठीक है। बहुत प्यारी सी एक छोटी सी खबर में शुरू करता हूं। लेट्स स्टार्ट। तो द हिंदू का रेफरेंस है, इंडिया चाइना डिस्कस वेज टू द पुश बॉर्डर डिलिमिटेशन। तो हमारे डोवाल साहब हैं, यहाँ पे चाइना के विदेश मंत्री हैं, ठीक है, वांगी। बीजिंग में मुलाकात हुई है और एस जयशंकर, पीयूष गोयल और अजीत डोवाल साहब तीनों निकल पड़े त्रिदेव पूरे दुनिया को नापने के लिए। कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है और कुछ बहुत बड़ा ध्रुवीकरण भी हमारे सामने आने जा रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं। ये खबर आपने पढ़ लिया होगा, 25th स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स का टॉक हुआ, बॉर्डर पीस को लेकर बात हुआ। यहां पर आपने देखा होगा एलएसी के बारे में बात हो रहा है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में बात हो रहा है, डिस्कस हो रहा है कि किस तरह से बाउंड्री डिस्प्यूट्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अजीत डोवाल साहब ने कहा कि यहां पर बात हो रही है कि मिस्टर डोवाल सेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग had given a clear and positive direction to the India-China relationship which has been स्टीडली रिटर्निंग टू द नॉर्मलसी, कि अब नॉर्मलसी की तरफ लौट रहा है। ठीक है, ये आपने डेफिनेटली इसके बारे में पढ़ा जरूर होगा। ठीक है, ये एक न्यूज है जो न्यूज़पेपर में आया है। फिर उसके बाद इसका सेकंड पार्ट कंटिन्यू है, जहां पर बॉर्डर्स के बारे में बात हो रहा है, जहां पर नियर सैटेलाइट इमेज बता रहा है कि एलएसी के आसपास जो है वो कुछ ड्रामेटिक सेटलमेंट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये सारी चीजें हो रही हैं। क्रॉस बॉर्डर के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पर बताया कि किस तरीके से वहां पर कन्फ्रंटेशंस हो रहे हैं, आपस में टकराव हो रहा है। ये सारी चीजें आपने पढ़ा जरूर होगा, न्यूज़पेपर में आया होगा, फलाना चीजें आई होंगी, इस पर लोगों ने अपनी बात कही होगी। चाइना कैसे झुक गया, ये हो गया, हर किसी ने अपनी बात कही कि अभी डोवाल ने क्रांति कर दी, मोदी ने चीन को झुका दिया। ऐसे न्यूज़पेपर में लगातार चीजें चल रही हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपका। लेकिन यूपीएससी आपके सामने, ये द हिंदू की न्यूज है, ठीक है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। क्या नाम है, ऑल इंडिया रेडियो पर भी आया हुआ है, आपका पीआईबी में भी आया हुआ है। ये बहुत टॉप नॉच खबर है। यूपीएससी जीएस पेपर 2 से डायरेक्टली ये लिंक है। ठीक है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये। पर क्वेश्चन क्या बनाया जा सकता है, यूपीएससी एक बेसिक स्टूडेंट से क्या चाहता है, क्या उसकी डिमांड होगी। मेरे ख्याल से आज के सफर के लिए तैयार हो। खबर पढ़ लिया आपने, पढ़ लिया होगा, कल की न्यूज है, आज की भी न्यूज है, लगातार चल रही है। ठीक है, आपने सब कुछ देख लिया, क्या क्या चीज है। चीन के साथ हम मिलने की कोशिश करें, उधर वो रशिया गए हैं, इधर ये चाइना गए हैं। तो हम आरआईसी के लिए फिर से हम तैयार शुरू कर चुके हैं। हम ब्रिक्स करेंसी को लाना चाहते हैं, हम अमेरिका को एक फाइनल टचअप ही देके विदा करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका ही वो गंदा गेम खेल रहा है जिसने तुर्की को, पाकिस्तान को और सऊदी अरब को एक साथ लेकर आया। अमेरिका का सारा दिमाग था भारत को परेशान करना। तो भारत को भी कुछ करना है, आरआईसी पे लग गया। बहुत पहले मैंने पढ़ाया था, ये चीज चला। लेकिन सवाल है, ये तो बातें हो गई। अब मैं कराने जा रहा हूं उसकी गहराई थोड़ा समझो। चलिए, रेडी हो? तो आज हम इसी न्यूज को समझते हैं। तो न्यूज को समझने के लिए यूपीएससी पहले कहता है कि जिन शब्दों को तुम प्रयोग कर रहे हो उनको कितना जानते हो। और आज की क्लास अच्छी लगे तो मुझे बताना, इस न्यूज़पेपर से मैं क्या क्या ढूंढ के लेकर आया। एक बिगिनर, एक फ्रेशर
जो आज तैयारी शुरू कर रहा है उसको कैसे पढ़ना चाहिए, आज यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। और मुझे बताना इसमें से कितनी चीजें तुम्हें पता थी। ठीक है, तो शुरुआत होती है यहां पर कि हम वहां पे क्या डिस्कस करने गए भाई। हम वहां पर बार्डर डिस्प्यूट एलएसी के बारे में बात करने चले गए। तो चलिए जरा देखते हैं कि एलएसी शब्द जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, आपको कितना पता है। तो अब जरा हम बात करते हैं, वहां पर बात हो रही थी कि कैसे चीजों को हमें कवर करना है। अब देखते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं इसको। लिखते भी जाना, बड़ा मजा भी आएगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा, बहुत छोटे छोटे शब्दों में कर दिया। जरा देखिए इस अखबार की चीजों को आप कितना समझते हैं। एलएसी क्या है? एलएसी बेसिकली डी फैक्टो कंट्रोल लाइन है। तो सवाल है डी फैक्टो किसे कहते हैं? डी फैक्टो और डी ज्योरे में क्या अंतर होता है? डी ज्योर और डी फैक्टो में क्या डिफरेंस होता है? हम ये दो शब्द किसी भी चीज के लिए बात करते हैं। कुछ प्रश्न है यहां पे। बाउंड्री किसे कहते हैं? बाउंड्री और बॉर्डर एक ही होता है क्या? बाउंड्री और बॉर्डर एक ही होता है। एलएसी क्या है? एलएसी भारत और चीन के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है। यस या नो? मैसेज करते जाओ, अभी पता चलता जाएगा। एलएसी जो है वो भारत और चीन के बीच में एक वास्तविक अंतरराष्ट्रीय रेखा है। यस या नो? इसी डिस्प्यूट को तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बताते जाना, अभी देखता जाऊंगा। ठीक है, एक एक चीज। बॉर्डर क्या है? बाउंड्री क्या है? टेरिटरी किसे कहते हैं? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी क्या होती है? आखिर इस न्यूज को डोवाल साहब गए, वहां पर बात हो गई। ये बातें तो हमेशा होती रहती हैं। बहुत से 24 राउंड टॉक हो चुके हैं हमारे। यूपीएससी आपसे क्या पूछेगा आज मुझे दिल पे हाथ रख के बताना कि हाँ, अगर इस तरह से पढ़ लिया तो काम हो जाएगा। सो ये बेसिकली अगर यूपीएससी पूछेगा कि एलएसी इज डी फैक्टो कंट्रोल लाइन, तो पहला ऑप्शन ही आएगा। दूसरा, डी फैक्टो मींस दिस, दिस इज द बॉर्डर बिटवीन दिस इज द इंटरनेशनल बॉर्डर। कौन कौन सा निम्नलिखित में से सही है जरा देखते हैं। तो ये बेसिकली डी फैक्टो कंट्रोल लाइन, जिसको वास्तविक व्यवहारिक नियंत्रण रेखा कहते हैं भारत और चीन के बीच में, ये बेसिकली एक डिस्प्यूटेड रीजन है। वास्तविक है, वास्तविक मतलब सही स्थिति पे है ये। दिस इज नॉट फाइनल बाउंड्री, ये अंतिम सीमा नहीं है। अब अंतिम सीमा नहीं है, सो वाई? एलएसी हैज अ डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन। ये वास्तविक सीमा नहीं, अंतिम सीमा नहीं है ये। तो फिर क्या, हम बातचीत किसके बारे में कर रहे हैं जरा समझते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है। इट एलएसी की अलग अलग अवधारणाएं हैं। एलएसी भारत और चीन के बीच में क्यों महत्वपूर्ण है? पहला, ओवरलैपिंग पेट्रोल्स, दोनों सेनाएं आपस में, आपने गालवान में देखा था ना, आमने सामने भिड़ गए थे। उनका ये हमारी टेरिटरी, क्योंकि एक्चुअल में नहीं पता चल रहा है क्या ये। अभी आपको समझ में आएगा कि एलएसी इज नॉट इंटरनेशनल बॉर्डर्स। आज आपका कॉन्सेप्ट इस बारे में, इसके बाद आपको कहीं नहीं जाना है। जो बिगिनर आज पहली बार कोई इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, उसके लिए भी आज ये हंसी मजाक बन जाएगा। तो ये ओवरलैपिंग पेट्रोल्स का इश्यू है यहां पे, यानी कि गश्ती क्षेत्रों का ओवरलैप, अतिक्रमण। फेस ऑफ, आमने सामने टकराव, जो गालवान में हुआ था, आमने सामने टकराव की स्थिति होती है। और सैन्य टेंशन, क्योंकि एक्चुअल कोई लाइन नहीं है यहां पे। ठीक है, यहां पर कोई स्पष्ट जो है बाउंड्री नहीं है, कोई लाइन नहीं ड्रॉ की गई है। तो यहां तीन तरह के एलएसी पे जो बातचीत होने जा रही है, वो तीन तरह की स्थितियों के बारे में बातचीत हो रही है। बार बार टकराव यहां पर होता है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब यूपीएससी में ट्रैप क्या है? क्या एलएसी भारत और चीन के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा, जैसे रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा है। हर देश के साथ हमने अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रखी होती है, दोनों देशों के बीच में। सो याद रखिएगा, ये आपको शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जिसको नहीं पता वो लिखे हाँ सर पहली बार पता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है। कैन इज इक्वल नॉट इक्वल टू इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। ये एक मान्य है, जहां पर दोनों सीमाएं यहां पर बैठी हुई, जहां पर दोनों सेनाएं बैठी हैं, ये एक वास्तविकता है, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री नहीं है। किसको किसको ये बात नहीं पता थी, आगे देखते हैं। अब डी फैक्टो क्या होता है? ये बार बार ये लोग जब टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, राउंड टॉक्स कर रहे हैं, तो डी फैक्टो, डी ज्योरे वर्ड यूज करते हैं। डी फैक्टो क्या होता है? किसी भी सीमा के लिए डी फैक्टो किसे कहते हैं? डी फैक्टो का मतलब होता है इन फैक्ट, इसको पढ़ा जाता है इन फैक्ट, यानी वास्तविक रूप से, रियलिटी में, मतलब जो सच्चाई है कि सामने सामने फेस ऑफ हो रही है सेनाएं। ये प्रैक्टिकल में होता है, ये ग्राउंड रियलिटी होता है, जमीनी वास्तविकता, हवाबाजी नहीं। जैसे अगर हम बात करें तो भारत की संसद ने पीओके को अपना हिस्सा माना, अखंड भारत के रूप में। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है, बट वास्तव में ऐसा है नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं है। जब हमारे अभिनंदन साहब का विमान गिरा तो पाकिस्तान ने कहा वो गिरा,
एलओसी पीओके में गिरा, और इसको गिरफ्तार किसने किया? पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया। तो जब हमारे क्षेत्र में गिरा तो पाकिस्तान कैसे गिरफ्तार कर लेगा? सो एक्चुअली में दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। मे लैक फाइनल लीगल स्टेटस, इसका अंतिम लीगल स्टेटस, यही तो भारत चीन के बीच में विवाद है। वो कह रहा है ये हमारा क्षेत्र है, हम कह रहे हैं ये हमारा क्षेत्र है। लीगल स्टेटस नहीं हो सकता, अंतिम कानूनी मान्यता का अभाव हो सकता है। नेक्स्ट, सो एलएसी इज डी फैक्टो कंट्रोल लाइन। क्या है ये? व्यवहारिक नियंत्रण रेखा है भारत और चीन के बीच में। अब एक वर्ड आता है डीज्योर, क्या है? कानूनी बाउंड्री किसे कहते हैं? डीज्योर। जैसे कनाडा और अमेरिका के बीच में हम जब वर्ड की बात करते हैं तो डीज्योर की बात करेंगे। तो बाई लॉ, कानून के मुताबिक है। तो बाउंड्रीज पे भी जब हम बाउंड्रीज की बात करते हैं तो हम इसको डिसाइड करते हैं, डी फैक्टो, डीज्योर। तो डीज्योर क्या है? बाई लॉ, यानी कानून के मुताबिक। इसका एक फॉर्मल लीगल स्टेटस होता है। जैसे मैक्सिको के साथ क्या किया? अमेरिका ने एक बाउंड्री खींच दी, एक बाड़ लगा दिया, क्योंकि उसको कानूनी हक था, वो डीज्योर बाउंड्री थी। पता चला कॉन्सेप्ट? तो औपचारिक कानूनी स्थिति, इसकी लीगल रिकॉग्निशन होती है, इसकी कानूनी मान्यता होती है। और ये फॉर्मल सेटलमेंट यानी कि लीगल सर्टेनिटी के माध्यम से बनता है, यानी औपचारिक समाधान, कानूनी स्पष्टता इसमें होती है, लॉ अबाइड हो जाता है, कानूनी बाध्यता के साथ बनता है। इसको डीज्योर कहते हैं। क्लियर हुआ? अनजाने में नहीं होगा। अब हम बात करते हैं दोनों में क्या अंतर है। डी फैक्टो प्रैक्टिकल होता है, चलो मान लिया कि भाई तुम्हारी जरूरत है, हमारी जरूरत है। डीज्योर बाय लॉ होता है, कानून के माध्यम से होता है। अब जरा ध्यान से समझो, एक वर्ड होता है कि जब हमारी टेरिटरी है तो कंट्रोल होगा, यहां पर कंट्रोल होगा। कंट्रोल और लीगल टाइटल एक बराबर नहीं होते। यूपीएससी यहां फंसाएगा। कंट्रोल, मेरा टेरिटरी पर कंट्रोल है, मेरा टेरिटरी पर लीगल राइट है ना, बराबर नहीं है। यानी किसी भी सीमा पर नियंत्रण उसका कानूनी अधिकार नहीं होता है, जरूरी नहीं है। सो कंट्रोल कैन नॉट इक्वल टू द लीगल टाइटल। समझ गए? जो हमने कहा संप्रभुता, भारत की टेरिटरी के बारे में बात किया, और कहीं पर हम कंट्रोल कर रहे हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बाउंड्री के बारे में याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं बाउंड्री किसे कहते हैं। आपने से बहुत लोगों को नहीं पता होगा बाउंड्री, टेरिटरी, बॉर्डर, आपको लगता होगा ये सेम चीजें हैं। एलएसी, अंतरराष्ट्रीय सीमा। अभी आज आपका एक एक कॉन्सेप्ट, और जाकर अपने किसी भी दोस्त से पूछ लेना कि बाबू मुझसे तुम 1 साल पहले से पढ़ रहे हो, हम तुमसे बात करेंगे। और आज हम फ्रेशर थे, उजांग सर की क्लास में बैठ गए, यार बंदे ने एक न्यूज को उठाया और निचोड़ दिया। तो बाउंड्री किसे कहते हैं? बाउंड्री बेसिकली विधिक सीमा रेखा है, लीगल बाउंड्री है, लीगल लाइन है। दैट इज अ लीगली डिफाइंड लाइन। ये उस देश के संविधान के द्वारा, एक कानून द्वारा परिभाषित रेखा होती है, कानून द्वारा परिभाषित रेखा होती है। इट सेपरेट सोवरेन टेरिटरीज। आहा, यह संप्रभु क्षेत्रों को अलग करती है। अब यहां वर्ड है सोवरेन और दूसरा टेरिटरी। तो क्या जो क्षेत्र है, कंट्री है, टेरिटरी अलग अलग होती है? चलिए अभी देखेंगे, आज धागे खोल दूंगा आप लोगों के। तो ये संप्रभु क्षेत्रों को अलग अलग करती है। ये रिलेटिवली प्रिसाइज होती है, दोनों के बॉर्डर प्रिसाइज होते हैं, ठीक है, अपेक्षाकृत सटीक होती है। इसके पीछे कोई भी देश, अभी आपने देखा जब हमारी खिलाड़ी गई और वहां खेल रही थी तो उसमें भारत का नक्शा गलत दिखाया गया था उनके नैपकिन पे। उन्होंने कहा ये भारत का नक्शा नहीं है, आप गलत दिखा रहे हैं इसमें। नॉर्थ ईस्ट को उसने काट दिया था, बोले आप गलत दिखा रहे हैं, सॉरी बुलवाया, राष्ट्रीय मुद्दा, यस या नो। तो जब भी कोई गलत नक्शा दिखाता, अभी आपने देखा हमारी जो फर्स्ट सेक्रेटरी है यूनाइटेड नेशन में, तो वहां पर एक नक्शा पास किया गया था, उसमें पीओके को अलग किया गया था। भारत ने कहा ये स्वीकार है ही नहीं है, ये हमारा क्षेत्र है, हमारा संप्रभु क्षेत्र है। तो उसका लीगल एस्पेक्ट होता है और उसकी कार्टोग्राफी होती है। भारत सरकार कहती है कि जो कार्टोग्राफी मतलब मानचित्र कला, जो मानचित्र भारत से स्वीकृत होगा केवल आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने कई बार देखा वो लोग स्लाइड वाइड में जल्दबाजी में इस्तेमाल कर लेते हैं, उसमें पीओके का हिस्सा कटा होता है, कोई और हिस्सा कटा होता है, उस पर तुरंत आपत्ति आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो लीगल स्टेटस है। जब चीन अरुणाचल को अपना दिखाता है, यही तो मुद्दा है, चीन अरुणाचल को अपना दिखा रहा है, स्टेपल वीजा का कॉन्सेप्ट रख रहा है, भारत कह रहा गलत है ये, हमारी कार्टोग्राफी में हमारे विधिक रूप से ये मान्य है, याद रखिएगा। तो भारत और चीन के बीच में विवाद यहीं पर है। नो फाइनल म्यूचुअली एक्सेप्टेड बाउंड्री, भारत और चीन के बीच में कोई भी अंतिम लीगल बाउंड्री है ही नहीं, अंतिम रूप से स्वीकृत कोई सीमा नहीं। ना तो हम, वो अपने में, हमारे क्षेत्र को अपने में दिखा रहा है, उसके क्षेत्र को हम अपने में दिखा रहे, पता ही नहीं चल रहा कौन क्या है।
तो ये डिस्प्यूट बना हुआ है, अंतिम पारस्परिक रूप से स्वीकृत सीमा नहीं है। और अक्रॉस इंटायर डिस्प्यूटेड फ्रंट लाइन, ठीक है, तो बांग्लादेश के पास सबसे बड़ी बाउंड्री किसके साथ लगती है? चीन के साथ। पूरा विवादित सीमांत क्षेत्र में ये लगातार फैला हुआ है, हर जगह। वो हिमाचल जो है लद्दाख के क्षेत्र को, हिमाचल के क्षेत्र को अपना बताता है, इधर अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र को अपना बता रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखते हैं, तो यहां हमने अभी पढ़ा बाउंड्री, तो क्या बाउंड्री और बॉर्डर सेम है? आज जरा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन लिखते जाना, अपने दोस्तों से पूछना, बड़ा मजा आएगा आज, तब पता चलेगा पढ़ते कैसे हैं यूपीएससी में। बॉर्डर किसे कहते हैं? बॉर्डर मतलब सीमावर्ती क्षेत्र, बोलते हैं ना कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर, इसके साथ बॉर्डर। बाउंड्री आपने देख लिया, बाउंड्री मतलब आपने एक दीवार खड़ी कर दी, लीगल है, उसका आपने चित्र बना लिया। व्यापक निकटवर्ती क्षेत्र, बॉर्डर एडजॉइनिंग एरिया, आसपास के क्षेत्र को। जोन अराउंड बाउंड्री, बाउंड्री के आसपास के, सीमा रेखा के आसपास के क्षेत्र को बॉर्डर कहा जाता है। क्लियर? कैन बी मैनेज, इसका प्रबंधन किया जा सकता है। इवन विदाउट फाइनल सेटलमेंट, अंतिम समाधान के बिना भी इसका मैनेज हो सकता है। इस क्षेत्र में हम नहीं जाएंगे, इस क्षेत्र में तुम नहीं जाओगे। कुछ कॉरिडोर आपने देखा पीस क्षेत्र के रूप में, शांत क्षेत्र के रूप में छोड़ दिया जाता है, नो एंट्री जोन के रूप में होता है कि अभी कुछ कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन यहां ना तुम जाओगे ना हम जाएंगे, ठीक है, वो एक हिस्सा छोड़ दिया, बाढ़ लगा के छोड़ दिया जाता है। सो क्या हो सकता है? इट कैन बी मैनेज, इसका प्रबंधन किया जा सकता है बिना सेटलमेंट के भी, बिना फाइनल सेटलमेंट के भी। इसमें क्या क्या हो सकता है? आपने देखा होगा बांग्लादेश बॉर्डर पे झुग्गी झोपड़ियां, सेटलमेंट, लोग इधर भी आ रहे हैं उधर भी जा रहे हैं, एक मकान से दूसरे मकान फांद रहे हैं, तो भारत से जो बांग्लादेश चले जा रहे हैं, तो इसके अंदर बस्तियां भी हो सकती हैं। इसके अंदर आपने देखा होगा भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी ऐसा है, इसमें सड़कें, चौकियां, गश्ती मार्ग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आ सकता है। इसमें एक जोन दे दिया जाता है, ये बॉर्डर एरिया है। तो बाउंड्री के आसपास कोई अगर डिस्प्यूटेड एरिया जहां फाइनल सेटलमेंट नहीं हो रहा है, वो बॉर्डर के रूप में आ सकता है। उसमें कुछ लोग रह सकते हैं, वो आ जा सकते हैं, वहां पर कार्य, दैनिक कार्य हो सकते हैं। ये बिना आखिरी सॉल्यूशन के भी लोगों को वहां सहूलियत होती रहे, लोगों की जिंदगी में चेंजेस, बहुत ज्यादा निगेटिव परिवर्तन ना हो, इसलिए यहां पर क्या जाता है, एक क्षेत्र मान लिया जाता है कि ऐसा वो एक क्षेत्र है। क्लियर हुआ? तो आज बाउंड्री और बॉर्डर के बीच में अंतर स्पष्ट हुआ, डी फैक्टो और डी ज्योरी के बीच में। गुड। चलिए भाई, अब हम आ जाते हैं फ्रंटियर यानी सीमांत क्षेत्र में। अब फ्रंटियर किसे कहते हैं? फ्रंटियर आपने सुना होगा वर्ड, तो क्या फ्रंटियर और बाउंड्री सेम है? फ्रंटियर या बॉर्डर सेम है? बोले फ्रंटियर पे लड़ाई चल रही है, बॉर्डर पे लड़ाई चल रही है, दोनों जनरली यूज कर लेते हैं, जनरल स्टूडेंट यूज कर लेता है, जनरल लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन क्या फ्रंटियर भी सेम है? कहते हैं फ्रंट पे सेनाएं पहुंच चुकी हैं, बॉर्डर पे सेनाएं पहुंच चुकी हैं, तो क्या दोनों वर्ड एक हैं? चलिए देखते हैं। तो सीमांत क्षेत्र, फ्रंटियर क्या होता है? वाइडर पेरिफेरल जोन, व्यापक बाहरी क्षेत्र को फ्रंटियर कहते हैं। राज्य की सत्ता का बाहरी किनारा, एज ऑफ द स्टेट अथॉरिटी, जैसे भारत की अथॉरिटी का जो बाहरी किनारा, वो हमारा फ्रंटियर है, वो हमारा फ्रंटियर है। ये हिस्टोरिकली लेस प्रिसाइज होता है, मतलब इसके पीछे विधिक चीजें कम होती हैं। जैसे भारत का फ्रंटियर पहले कहा जाता था जैसे तक्षशिला तक है, हिंदू कुश तक है, तो ऐतिहासिक रूप से ये कम सटीक होता है फ्रंटियर वर्ड। देश अपनी चीजों को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिमालयन की क्षेत्र की बात करें, जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था, तो ऐतिहासिक सीमा, हिस्टोरिकल फ्रंटियर जोन कहा गया कि एक नेचुरल बाउंड्री हमारी, वो फ्रंटियर था हमारा, ठीक है। फ्लूइड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, अलग अलग आक्रांता वहां समय समय पर आते रहे, ठीक है। और इसका बिफोर प्रिसाइज कार्टोग्राफी, यानी कि जो सटीक मानचित्रण से पहले इसको मान्यता प्राप्त रही, जैसे तक्षशिला, तो गांधार में, आज गांधार अफगानिस्तान में, तो ये फ्रंट कहा जाता है भारत का फ्रंटियर है वो। क्लियर? आ जाइए। सो अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें, तो बाउंड्री एक लाइन है, बाउंड्री एक लाइन है, रेखा। बॉर्डर क्या है? एडजॉइनिंग जोन है, उस बॉर्डर के, बाउंड्री के आसपास निकटवर्ती क्षेत्र है। इसमें सड़क भी हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है, बस्तियां भी हो सकती हैं।
फ्रंटियर बेसिकली वाइडर जोन है, यानी व्यापक सीमांत क्षेत्र। जैसे कई बार हम कहते हैं कि भारत का जो ईस्टर्न फ्रंटियर था, कंबोडिया, थाईलैंड, जावा, सुमात्रा तक था, तो ये क्या फ्रंटियर कहा जाता है। आगे देखते हैं। अब इस पूरी कहानी में कहां कहां विवाद है, तो पहला चीज है दोनों देश कंपीटिंग टेरिटोरियल क्लेम्स कर रहे हैं, यानी कि परस्पर विरोधी दावे कर रहे हैं। संप्रभुता का प्रश्न आ जा रहा है, सोवरेनिटी का क्वेश्चन है, और ये स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया पे अपना अपना दावा कर रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफिक, और चूंकि हिमालयन रीजन है, बहुत डिफिकल्ट टेरेन है, तो कुछ भी पता लगाना पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब भारत और चीन के बीच में मुद्दे क्या क्या है जरा देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। पहली बात, जो अनरिजॉल्व क्लेम है, टेरिटोरियल क्लेम है कि ये हमारा है, आपका है। दूसरा, वेस्टर्न सेक्टर यानी पश्चिमी सेक्टर, वहां पर पहला विवाद है। दूसरा, मध्य सेक्टर जो तिब्बत के नीचे का हिस्सा आता है, और तीसरा ईस्टर्न जो अरुणाचल का हिस्सा है। ये भारत और चीन के बीच में ये प्रमुख हमारे सेक्टर से जो विवाद का चित्र है, सिर्फ एक जगह नहीं है, ये पूरे हिस्से में उसने सबसे बड़ा बॉर्डर। दिक्कत तब हुई जब वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत चीन ने तिब्बत को हड़प लिया। जो हमारा बॉर्डर जो सेटलमेंट हुआ था तिब्बत के साथ हुआ था, तो चीन ने कहा तिब्बत क्या, तिब्बत मेरा हिस्सा हो गया, तो अब मेरे और आपके बीच में बात होगी ना। और अंग्रेज उस समय तिब्बत की गवर्नमेंट, जो दलाई थे, दलाई लामा, और उस समय के जो लामा से और भारत सरकार के बीच में जो है वो अलग अलग टेरिटोरीज ने वहां पे बातचीत की थी, तो वो सारा क्या हुआ, गड्ढमट हो गया, चीन ने उसको मानने से इनकार कर दिया। अब सवाल ये है, कुछ शब्द और प्रयोग किए जाते हैं, जरा देखिए न्यूज़पेपर में। एक होता है डिस्प्यूट, क्या है, डिस्प्यूट, ठीक है, डिस्प्यूट है। एक होता है कन्फ्रंटेशन। अब देखो, डिस्प्यूट कन्फ्रंटेशन नहीं है, यही अजीत डोवाल साहब ने कहा, जो इस पूरी न्यूज में जो वर्ड, एक एक वर्ड को पकड़ के, आईआर में, इन सब चीजों में जब देश के गणमान्य लोग बात करते हैं तो ये वर्ड्स पकड़ना होता है, इन शब्दों के साथ खेल के सब कुछ काम आपका आसान हो जाएगा। डिस्प्यूट कैन नॉट बी कन्फ्रंटेशन। डिस्प्यूट मतलब विवाद है, हमारा आपका एक मत नहीं है हम लोग, लेकिन कन्फ्रंटेशन मतलब सैन्य टकराव, अब सेनाएं आमने सामने हो गई किसी भी रूप में। सो डिस्प्यूट कैन नॉट इज इक्वल टू कन्फ्रंटेशन। लोग कहते हैं ना कि भारत चीन के बीच में डिस्प्यूट है, तो वो कन्फ्रंटेशन नहीं है, वो डिस्प्यूट है, याद रखेंगे। डिस्प्यूट बेसिकली लॉन्ग टर्म क्लेम्स होते हैं, यानी दीर्घकालिक दावा की ये सीमा हमारी रही है, 1000 साल पहले से सारा सिल्क रूट यहां से गया। कन्फ्रंटेशन बेसिकली इमीडिएट होता है, जैसे गालवान में हुआ था, ट्राई जंक्शन पे हुआ, तो ये इमीडिएट इंसिडेंस होता है, तो ये लॉन्ग टर्म हो गया और ये शॉर्ट टर्म होता है। क्लियर है, तो हम इसको बातचीत से सुलझाने, राउंड टेबल्स के माध्यम से, मीटिंग्स के माध्यम से सुलझाते हैं। देख रहे हो, देख रहे हो ना विनोद, ये देखो, ये तुम्हारे सामने छोटा सा न्यूज था। आज के बाद कभी भी किसी भी देश के बारे में पढ़ोगे, बॉर्डर, बाउंड्री, टेरिटरी, फ्रंटियर, डी फैक्टो, डी ज्योरी, ये सब शब्द तुम्हें लगेगा कि यार हो सकता है कि आईआर ने भी आपको भी टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा, जो मैं यहां बेसिक पढ़ा दे रहा हूं। इसीलिए कई बच्चों ने कहा कि सर मैं फ्रेशर हूं, मैं बिगिनर हूं, क्या मुझे बैच लेना चाहिए। अब तुम डिसाइड करके बताओगे क्या ये बैच लेना चाहिए। तुम में से बहुत से लोगों ने आईआर पढ़ा होगा, किसी और कोचिंग से भी पढ़कर आए होंगे, मुझे बताना कि इतनी बारीकी से एक एक शब्द किसी ने सिखाया सामने न्यूज़पेपर खोल के। अभी देखते जाओ, अभी तो बहुत छोटी चीजें देखी हैं, अभी तो तुम्हें लास्ट में बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहा हूं, लास्ट में तुम्हें सरप्राइज देने जा रहा हूं जो यूपीएससी तुम्हें प्रीलिम्स के एग्जाम में देता है, देखते जाओ। अब आ जाओ, यहां तक समझ में आ गए। अब यहां पर कुछ नए कॉन्सेप्ट सामने आ रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट समझो। वो कॉन्सेप्ट है, अब संप्रभुता, हमारे संविधान में भी संप्रभु वर्ड लिखा है, सोवरेन। संप्रभुता क्या है, तो अब हम देखते हैं, यहां पर दोनों देश अपनी अपनी संप्रभुता के बारे में बात कर रहे हैं। तो संप्रभुता यानी सोवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम स्टेट अथॉरिटी, राज्य की जो सर्वोच्च सत्ता होती है, नो निगोशिएशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुप्रीम स्टेट अथॉरिटी, वो संप्रभुता होती है। क्योंकि बार बार यहां पर क्या हो रहा है, जो हमने शुरुआत की थी वहां पर टेरिटोरियल सोवरेनिटी की बात की थी, तो ये वर्ड जो हमने टेरिटोरियल सोवरेनिटी बात की, वो टेरिटोरियल सोवरेनिटी क्या है, चलिए देखते हैं। कहां पर यह संप्रभुता होती है, ओवर टेरिटरी, अपने क्षेत्र पे, जो स्थापित क्षेत्र है, जो मान्य क्षेत्र है, उस पर सर्वोच्च सत्ता होती है। क्यों इस्तेमाल की जाती है, ओवर पॉलिटिकल अफेयर्स, राजनीतिक मामलों पे। आप कभी नहीं एक्साई, आप में से कोई एक्साई चीन नहीं गया होगा, लेकिन यहां बैठ के खून गर्म हो रहा है ना, सरकार देखो चीन घुसपैठ कर गया है। आप में से किसी ने अक्साई चीन जाके देखा, एलएसी कभी नहीं गए होगे, दावा है तुम्हारा, मेरा, नहीं गए होगे। लेकिन चूंकि राजनीति से हमारे साथ जुड़ी हुई चीज है, हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई चीज है,
तो राजनीतिक मामलों पे ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है। कैसे आम जनता समझेगी इस पे, यहां पर हम बात करें तो कहते हैं नहीं, भारत की संप्रभुता और अखंडता, इस पर हम जब बात करते हैं तो वहां पर लोगों की भावना उसके साथ जुड़ जाती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हमने प्रियम्बल में अपनी बात कही, इट इज अ बॉर्डर रिलेवेंस, सीमा से संबंध है। तो हमारे पास सोवरेन राइट्स हैं, हमारे पास टेरिटोरियल क्लेम्स हैं, और ये हमारे लिए पॉलिटिकल सेंसिटिव मुद्दा है, इसीलिए हम जनता को इसके साथ जोड़ पाते हैं। अब सवाल यह है कि इसको, ये इतना कठिन शब्द क्यों है, ये इसको संभालना, इसके लिए बातचीत हो रही है, लंबे समय से बातचीत हो रही है, हम कन्फ्रंटेशन यानी टकराव को हम अवॉइड कर रहे हैं, क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझिए कि आखिर ये बातचीत, अजीत डोभाल साहब वहां क्यों गए। वो सबसे बड़ा रीजन है नेशनल आइडेंटिटी, एक तो सोवरेनिटी से राष्ट्रीय पहचान सुनिश्चित होती है। अब अमेरिका आता है, पाकिस्तान को बिना बताए एबोटाबाद में घुसता है, और जो अल कायदा का जो ओसामा बिन लादेन था उसको उठा ले जाता है, मार देता है। तो एक देश किसी दूसरे देश की सीमा में बिना जानकारी के घुस जा रहा है, तो क्या हुआ, उसकी सोवरेनिटी का उसने उल्लंघन कर दिया। ये वॉर के क्षेत्र में कोई भी, अगर एक, जिसके कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी मजबूत है, जिसने अपना ईमान नहीं बेचा है, अगर आप किसी भी देश की बाउंड्री के अंदर घुसे, जैसे मान लीजिए वेनेजुएला में घुस गया अमेरिका, तो उसने उसकी सोवरेनिटी, टेरिटोरियल सोवरेनिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो राष्ट्र पूरी तरह से उद्धत होता है कि अब हम वॉर करेंगे। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर का जब सीजफायर हुआ, जब उसको रोका गया, तो एक बात बोली गई कि अब भारत के खिलाफ अगर कोई भी इस तरह की चीज होती तो वॉर, भारत के खिलाफ वॉर मानी जाएगी किसी भी रूप में। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ, दिस इज रिलेटेड टू द नेशनल आइडेंटिटी, क्यों हम बातचीत करने जा रहे हैं। दूसरा, नेशनल टू द नेशनल सिक्योरिटी, क्यों हमारे एनएसए गए, आपको खुद पता होना चाहिए। दूसरा, हिस्टोरिकल क्लेम्स होता है, हम अपने पुराने पुराने दस्तावेज लेके कि प्राचीन समय में ये था, अखंड भारत था, वो कहेंगे भैया सिल्क रूट था, दोनों अपने अपने ऐतिहासिक दावे कर रहे हैं, और इसका एक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी होती है, यानी इसकी राजनीतिक वैधता होती है। समझ में आया, दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए दोनों देश जब अपनी अपनी बात कहते हैं तो वहां पर किसी एक सेटलमेंट पे पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। इतने सालों से हम बातचीत करते चले आ रहे हैं, राइट। अब आइए, अब सवाल है, हम बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यानी क्षेत्रीय अखंडता, हमारे संविधान में भी वर्णित है। ये है क्या, और किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी, ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है। जितनी भी फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है, इंटरनल सिक्योरिटी की पॉलिसी होती है, ये किसी शब्द के पीछे होती है। सारा कुछ, ये जो सेनाओं का निर्माण, ये जो रक्षा, डिफेंस, मिसाइल, ये सब कुछ जो हम खरीद रहे हैं, डिफेंस की बात कर रहे हैं, सेनाओं का निर्माण कर रहे हैं, रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं, वो सब क्यों कर रहे हैं, सिर्फ एक इसी शब्द के पीछे। तो एक शब्द के पीछे इतना तामझाम क्यों है, जरा समझ लेते हैं आखिर क्यों हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्षेत्रीय अखंडता की बात करते हैं, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। सो इसका पहला जो एक फिलॉसफी है हमारे आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, वो पहला है कि क्षेत्र अखंड बना रहे, टेरिटोरी रिमेन इंटैक्ट। जो हमारे संविधान में वर्णित है, जिस क्षेत्र को मान्यता मिल चुकी है, उसमें कोई भी अब 19-20 नहीं होगा। जो होगा वो संसद के माध्यम से होगा। आप भाई साहब आकर कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए राष्ट्र अपना सब कुछ उत्सर्ग करने को तैयार रहता है। कारगिल वॉर में हमारे जवानों को पता था कितना कठिन, अब तो एक वेब सीरीज भी आ गई, कितना कठिन है, और अपने जान का, अपने प्राण का उत्सर्ग किया भारत माता की जय बोलते हुए। दुश्मन बहुत एडवांटेज पे बैठा हुआ था, हमारे विक्रम बत्ता साहब, हमारे मनोज पांडे साहब, देश के तमाम वीर, किस लिए, किस लिए प्राणों का, इंसान के प्राणों से बड़ा कुछ नहीं है ना, शहीद हुए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो वो सबसे बड़ी बात, क्षेत्र अखंड बना रहे, ये फिलॉसफी दी जाती है। योर लाइफ, ये इससे ऊपर नहीं है, जीवन भी इसके सामने मिथ्या है, ये बात याद रखिएगा। अगेंस्ट अनलॉफुल एक्विजिशन, अवैध क्षेत्र ग्रहण के विरुद्ध अगर आप आवाज उठाएंगे, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाएं, चाहे आप देश के अंदर कहेंगे हम तुम्हें खुद ही निपटा देंगे, वो यहां से आता है। कौन, आपको पावर कहां से मिल रही है। और अगेंस्ट फ्रेगमेंटेशन, आप इसका विभाजन नहीं कर सकते, कोई विखंडन करने की कोशिश करेगा हम लड़ेंगे। तो ये क्या है, ये कोर फिलॉसफी हमारी, ये शब्द है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से। अब क्या है, इसके साथ जुड़ता है राष्ट्र की संप्रभुता, बिना मेरी इजाजत के मेरी बाउंड्री में नहीं आ सकते। अतिथि बनकर आइए, देवो भव, स्वागत है। जहाज लेकर आएंगे तो हम आपका जवाब उसी तरह से देंगे।
दूसरा, नॉन इंटरवेंशन। आप आइए, मुझसे बात करिए, मेरे घर के अंदर कौन, हम देखेंगे। आप घुसकर हस्तक्षेप नहीं कर सकते, करेंगे तो वो सीधे वॉर। तो वॉर के लिए कहां से उद्धत कहां से आता है? तो आप पूरे मन दुनिया को क्या बताएंगे कि मैं इसके खिलाफ युद्ध करने जा रहा हूं? क्यों? मेरी सीमा के अंदर घुसा था। तो ये शब्द इसी से आया, यहीं से पावर मिली है। और तीसरा चीज है, मैं बल का प्रयोग कर सकता हूं, मैं अपनी सेना उतार सकता हूं, डिफेंस सिस्टम। फिर आपने मुझे उकसाया है ना, तो ये हर राष्ट्र के लिए एक आदर्श है, हर राष्ट्र को अपनी रक्षा करने का। तो वो आखिर वो पावर कहां से मिली? इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। कोई राष्ट्र कह रहा है मेरी सीमा के अंदर घुसा, अब मुझे बल प्रयोग करने का अधिकार है। दुनिया के कहां अधिकार है भाई साहब आपके पास? आपकी सीमा में घुसा, आपकी संप्रभुता को इसने उल्लंघन किया है, तो आप अब बल प्रयोग कर सकते हैं। समझे? तब वो उसको लेजिटिमेसी मिलती है, उसको जो है वो एक मिल जाता है कि हाँ आप सही कर रहे हैं, गलत नहीं है आपका। चलिए भाई, अब कोर इक्वेशंस क्या है? क्या कंट्रोल सोवरेनिटी है? यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछेगा। क्या नियंत्रण संप्रभुता है? नहीं। किसी टेरिटरी पर नियंत्रण कर रखा, कॉलोनी बना रखी, कुछ भी किया है, इसी एक चीज पर कंट्रोल है। कंट्रोल इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड सोवरेनिटी इज अ इंटीग्रल कॉन्सेप्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट है उसका। याद रखिएगा, कंट्रोल कैन नॉट इक्वल टू सोवरेनिटी, कैन नॉट इक्वल टू सोवरेनिटी। बलूचिस्तान का केस देखिए, बलूचिस्तान कह रहा है कि हमें पाकिस्तान से आजाद होना है, तो उसने कहा कि हम कभी पाकिस्तान के साथ मिलना ही नहीं चाहते थे। पाकिस्तान ने हम पे जबरिया कंट्रोल कर रखा है, हमारे रिसोर्सेज पे कंट्रोल कर रखा है, इसीलिए वहां सालों से पाकिस्तान के खिलाफ आवाजें उठती चली आ रही हैं, और वो अलग होना है। बोले हमारी संस्कृति अलग है, हमारी भाषा अलग है, हम पे जबरदस्ती थोपा जा रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। अब आपको समझ में आया कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है? इसीलिए उन्होंने कहा हम अलग होना चाहते हैं। सो कंट्रोल इज अ डिफरेंट थिंग, सोवरेनिटी इज अ डिफरेंट थिंग। क्लियर? पोजेशन और फाइनल लीगल टाइटल सेम, फाइनल लीगल टाइटल सेम है ना। किसी क्षेत्र पर कब्जा करके रखना, कि कब्जे में ले लिया, और अंतिम कानूनी अधिकार सेम नहीं है। अंतिम कानूनी अधिकार आपको अपनी संसद से प्राप्त होता है। किसी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, तो हम क्या कह रहे हैं? चीन ने 1962 में हमारे क्षेत्र पर कब्जा किया है, ये उसका लीगल राइट नहीं है। हम क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने पीओ, जो भारत का हिस्सा है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, कि पाकिस्तान ने उसका कब्जा किया है, उसके पास उसको रखने का अंतिम कानूनी अधिकार नहीं है। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट यहां से निकल कर है, क्यों हम उसको अपना कह रहे हैं और क्यों उसको जो है पाकिस्तानी लड़ रहा है। क्योंकि वो अगर उसका, हम इस्लामाबाद के लिए तो नहीं लड़ रहे, हम रावलपिंडी के लिए नहीं लड़ रहे कि हम जाकर बोले वो हमारा है। हमने किसके बारे में बात किया? हमने पीओके के बारे में बात किया कि पीओके भारत का हिस्सा है, पोजीशन भारत जो है उसने जबरदस्ती कब्जा किया है, उसके पास कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है, और वहां पीओके के बारे में, उसकी टेरिटरी के बारे में भारत की संसद कानून पास कर रही है, बोले ये हमारा राइट है। समझ में आया? ये कॉम्प्लेक्स आज अब तुम्हें बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? कंट्रोल सोवरेनिटी नहीं है, पोजीशन फाइनल लीगल टाइटल नहीं है, कानून हम बना रहे पीओके पे, और पोजीशन किसके पास है? अनाधिकृत कब्जा पाकिस्तान करके बैठा हुआ। यही तो हमारा डिस्प्यूट चल रहा है। अब इस डिस्प्यूट को हम जैसे चाहे वैसे सुलझाएं। अब जरा देखते हैं, अब मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। इस पूरी कहानी के बीच में इंडिया चाइना एप्लीकेशन में पूरी कहानी, इससे प्यारा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। पूरी कहानी आपको समझा देता हूं इस पूरे न्यूज़पेपर में क्या क्या हो रहा है, स्टेज बाय स्टेज, इससे छोटा कुछ नहीं मिलेगा। स्टेज 1 हम क्या बात करने जा रहे हैं? स्टेज 1 ग्राउंड रियलिटी। चलो ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं। ट्रूप्स कहां है, सैनिकों की स्थिति क्या है, पोस्ट कितनी चौकियां बनी हुई, एक दूसरे को बताओ, छुपाओ मत। पेट्रोलिंग गश्त कहां कहां हो रही है, ताकि कंफ्रंटेशन ना हो, दोनों सेना एक दूसरे के सामने एक दूसरे के क्षेत्र में ना आए। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप किया गया, बंकर कहां है, सड़कें कहां है, फलाना कहां है, ठिकाना कहां है, और एक्चुअल कंट्रोल कहां, अभी सेनाएं कहां कहां बैठी हुई है, एक्चुअल कंट्रोल। इन 5 बिंदुओं पर बातचीत हुई। ठीक, निचोड़ दिया मैंने। ट्रूप्स कहां है, कितने सैनिक हैं, पोस्ट कहां है, चौकियां कहां है, एम्यूनिशंस कहां है, पेट्रोलिंग कहां कहां हो रही है, गश्त कहां लगाई जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हो गया, सड़क जो भी है, वाई पट्टी बना रहे हो, बताओ, छुपाओ नहीं, और वास्तविक नियंत्रण अभी कहां है, किसके पास। दूसरा, स्टेज 2 बैठे बात की कि एलएसी की अवधारणा क्या है। कहानी समझ में आ गई कि एलएसी जो है डी ज्योर नहीं है, डी फैक्टो है। अब तो क्लियर हो गया ना, अब तो ये वर्ड तुम्हें भारी नहीं लग रहे होंगे।
डी ज्योर क्या है, डी फैक्टो क्या, शुरुआत में लग रहा होगा क्या बात हो रही है। तो पहले भारत ने कहा कि इंडियन परसेप्शन क्या है, मेरा पहले धारणा, क्योंकि वास्तविकता जो हम यहां पे आ रहे हैं। फिर वहां से पूछा गया चाइनीज परसेप्शन क्या है, क्योंकि कुछ भी फाइनल तो है नहीं, ना इस पे कोई लीगल स्टेटस है, तो बोल रहा है चाइनीज परसेप्शन क्या है, चीनी धारणा क्या है। ठीक है, इसके बाद अगली चीज संभावित ओवरलैप क्या है, पॉसिबल ओवरलैप कहां हो रहा है, कि चाइनीज भारतीय क्षेत्र में, भारत चाइनीज क्षेत्र में कहां कहां जा रहे हैं, इस पर बातचीत करते हैं। अब आ जाओ स्टेज 3, पेट्रोल इंट्रैक्शन। गालवान में यही तो हुआ था, पेट्रोल इंट्रैक्शन क्या है। ठीक है, अब जरा इस पे देख लेते हैं। गश्ती क्षेत्रों का ओवरलैप, ओवरलैपिंग पेट्रोल्स, फेस ऑफ रिस्क, आमने सामने का टकराव, और मिलिट्री टेंशंस। ये तीन हमारे पास भारत और चीन के बीच में लगातार डिस्प्यूट बन रहा है। आपस में जब गश्त लेते हैं तो आप एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, क्योंकि स्पष्ट कोई क्षेत्र नहीं है। फेस ऑफ, टकराव का रिस्क, गालवान में देखिए कितना शहादत हुई। और मिलिट्री टेंशन, सैन्य तनाव बढ़ सकता है, हो सकता है कि भाई दोनों पावरफुल न्यूक्लियर देश हैं, कुछ भी हो सकता है यहां पे। चौथा चरण, क्राइसिस मैनेजमेंट। अगर कुछ होता है और हमें इस समय चीन के साथ अगर अमेरिका को टक्कर देनी है, तो भारत चीन रशिया का होना साथ जरूरी है। तो क्या किया जाए क्राइसिस मैनेजमेंट, पहला डायलॉग, बात हुई कि बातचीत से शुरू करो। दूसरा डिसएंगेजमेंट, तो वर्ड होता है डायलॉग, डायलॉग मतलब संवाद करना है, आइए बातचीत करते हैं, आप अपना गुस्सा हमें बताइए, हम अपनी प्रॉब्लम आपको बताते हैं। तो डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट, आपने सुना होगा डायलॉग, रायसीना डायलॉग, फलाना डायलॉग, एससीओ डायलॉग होता है ना, डायलॉग बोले बातचीत करो, अपनी बात आप हमें रखो, हम अपनी बात आपको रखे हैं। फिर होता है डिसएंगेजमेंट, एक वर्ड इस्तेमाल किया था डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है सैनिकों का पीछे हट जाना, जहां पर है वहां से पीछे अपनी अपनी जगह पे चले जाइए ताकि तनाव ना बढ़े, तो उसको बोलते हैं डिसएंगेजमेंट, याद रखिएगा, सैनिकों का पीछे हटना। फिर होता है डी एक्सेलेशन, बोला डी एक्सेलेशन, डी एक्सेलेशन वर्ड यूज करते हैं, एकदम आज निचोड़ के तुम्हें दे दिया एकदम, दिल रखो भाई। तो सैन्य तनाव कम करना, चलो बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, सैन्य तनाव कम करो, डी एक्सेलेट कर दिया। फिर होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोसेस, इकोनॉमी को बढ़ाओ, व्यापार को बढ़ाओ, आपस में जो है वो राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे के यहाँ टूर करते हैं, विदेश मंत्री टूर करते हैं, मिलते जुलते हैं, तो उससे क्या होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोसेस होता है। कोई मल्टीनेशनल ग्रुप में जो जैसे एससीओ में भारत को बुला लिया गया, ब्रिक्स में भारत चीन मिल रहे हैं, तो उससे क्या होगा बातचीत का दौर बना रहता है। अब समझ में आया ये सारे संगठन क्यों बनाए जाते हैं, ब्रिक्स क्यों बनाया गया, एससीओ क्यों बनाया गया, क्यों इन देशों को आपस में बुलाया जाता है, क्लियर है, वो इसके पीछे 4 कारण होते हैं। तो कभी भी कोई इस तरह का क्राइसिस सिचुएशन होता है, देश इन 4 स्टेज में उसको जब सॉल्व करना होता है किसी चीज को, तो 4, पहला डायलॉग, बातचीत शुरू करो, हॉटलाइन होती है, कैसे हॉटलाइन, तो एक सिक्योर लाइन होती है जो उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच में होती है, तो हॉटलाइन पे बातचीत होती है, अरे भाई क्या बात है, इतना बुरा क्यों मान गए, क्या बात हो गया, अरे हो जाता है थोड़ी बहुत बातचीत। फिर डिसएंगेजमेंट, चलिए अच्छा ठीक है, अपने अपने सैनिकों को पीछे हटाइए, आगे बात नहीं बढ़नी चाहिए, चलो तुम भाई पीछे जाओ, घर के बुजुर्ग नहीं कहते पीछे जाओ। फिर डी एक्सेलेशन, सैन्य तनाव कम करो, तो वो खबर करते हैं तुम ठीक है पीछे तो होगा, लेकिन तोप तो तुम्हारी खड़ी है, तुम्हारे रॉकेट्स वहां खड़े हुए हैं, बोले अच्छा चलो सब हटाओ सब हटाओ, चलो वहां से हटा देते हैं। फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोसेस शुरू होता है, आना जाना मिलना जुलना शुरू हो जाता है। फिर आ जाता है 5 स्टेज, जब यहां पर जब नॉर्मलसी आ जाती है, अब बोले अब बात करें ना, तो स्टेज 5, तो हम आते हैं फिर टेरिटोरियल क्लेम करते हैं, देखो यार आप भी हमारे क्षेत्र में आए थे, वो बोलेंगे नहीं आप हमारे क्षेत्र में, तो हम एक दूसरे को नक्शा वक्सा देते हैं, सैटेलाइट देते हैं। फिर निगोशिएशन शुरू होता है, जो अभी ये राउंड पे हमने बात की कि वार्ता चलिए शुरू करते, कुछ निगोशिएशन मतलब होता है कुछ लेन देन, तुम कुछ थोड़ा तुम झुको, थोड़ा हम झुके, थोड़ा तुम पा जाओ, जैसे हमने बांग्लादेश के साथ किया, तो वहां हमने कुछ क्षेत्र अपना दिया, कुछ क्षेत्र उनका लिया, और बोले यार बॉर्डर तो बराबर कर ले, दलदली क्षेत्र में कौन जो है बाढ़ लगाएगा, दोनों देशों को नुकसान हो रहा है। फिर म्यूचुअली एक्सेप्टेड अलाइनमेंट हो जाता है कि पारस्परिक रूप से स्वीकृत एक सीमा निर्धारित हो जाती है कि भाई ये निर्धारित हो गई है, और फिर होता है औपचारिक समय, फिर फॉर्मल सेटलमेंट साइन हो जाता है, बाढ़ बाढ़ लग जाती है, बात खत्म, पैसा आ जाता है, और जो ये सरकार कर ले जाती है वो हमेशा इतिहास में दर्ज हो जाती है, बहुत खूबसूरत काम किया, बहुत अच्छा काम किया, वंडरफुल। सो दीज आर द स्टेज 4। तो किसी भी देश के साथ डिस्प्यूट में यही स्टेज होता है, जिंदगी भर के लिए कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा, यही स्टेज काम करेंगे। बांग्लादेश के साथ भी हमने यही किया, पाकिस्तान चूंकि एनिमी के रूप में है, तो यहां उसके साथ ये बातचीत ज्यादा हो नहीं सकती, हालांकि कोशिश की थी, लाहौर बस यात्रा हमने की थी, समझौता एक्सप्रेस चलाया था हमने, उसे हमें कारगिल दे दिया, हम जब जब बातचीत करने गए उसने हमें जो है बालाकोट दे दिया, उरी दिया, वो हमें रिटर्न में वो दे देता है, तो हमने कहा अब हमें बातचीत ही नहीं करनी, जो तुम हमें दे रहे हो हम उसका कई गुना तुम्हें लौटाएंगे। अब तो बात हुई थी ना कि गोली का जवाब गोले से, तो वो उसकी भाषा समझ, लेकिन पूरी दुनिया में
जो सेटलमेंट का तरीका होता है, आईआर का कॉन्सेप्ट होता है देशों के बीच में विवाद सॉल्व करने के, यही चरण होते हैं। लिख लो, बस किसी भी देश में पाना उसको, वही होता है ना ग्रेवी वाली में, चिकन करी बना दिया, पनीर बना दिया, दम आलू बना के भेजते रहो फटाफट। अब आ जाओ छठा चरण। छठे चरण में कानूनी परिणाम मिलेगा, अब इसको लीगल किया जाता है। बाउंड्री क्लैरिटी, सीमा की स्पष्टता करो, बाढ़ लगाओ, जो करना है वो आपको करो। फिर सोवरेन टाइटल दे दो, संप्रभु अधिकार, कि भाई साहब ये हमारा क्षेत्र है, आपका क्षेत्र, बिल्कुल अब बिल्कुल लॉ अबाइड हो गया, कोई सरकार आए जाए कोई मतलब नहीं। ग्रेटर डी ज्योरे सर्टेनिटी, अब क्या होगा, डी फैक्टो से किस में आ जाते हैं, डी ज्योरे में। अब तो वर्ड समझ में आ गया होगा डी ज्योरे क्या है। तो अधिक जो है, अधिक कानूनी निश्चितता मिल जाती है। वेरी गुड, ठीक है, यहां पर आ गया। अब क्या होता है, डिफरेंट परसेप्शंस हैं हमारे यहाँ, क्या क्या है, अलग अलग धारणाएं हैं। ओवरलैपिंग पेट्रोल्स की है, फेस ऑफ है, और डिसएंगेजमेंट सैनिकों की, ये हमारे और चीन के बीच में लगातार ये चीज चलती रहती है। ठीक है, तो डिसएंगेजमेंट का मतलब बाउंड्री सेटलमेंट नहीं है, सैनिकों का पीछे हटने मतलब सीमा विवाद का समाधान नहीं हुआ है, सिर्फ हमने यथास्थिति को बनाए रखा है, हमने शांति थोड़ी देर के लिए स्थापित कर दी है। अब चलिए देखते हैं। अब मैं आपको ट्रैप, अब मैंने कहा था सरप्राइज आपको दूंगा। अब एक एक चीज जो पढ़ाई है उसको रिवीजन कराते हैं। यूपीएससी ट्रैप कहां करता है, यूपीएससी क्वेश्चन में क्या डाल देगा जिसमें आप फंस जाओगे। पहला, एलएसी, इंटरनेशनल बाउंड्री, राइट। तो क्या एलएसी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इसको लिख लो, एकदम एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत हो जाता है। और कितने पहली बार यहाँ फ्रेशर हैं, आज के बाद अपने दोस्त जाके पूछो जो सीनियर है, तो मैं बहुत समय से तैयारी कर रहा हूं, पूछ रहे भैया कुछ समझा दो हमें भी। आज 45 मिनट की क्लास में एक बंदा आके, एक टीचर आके समझा के चला गया, वैसा समझा के चला गया कि छोटी छोटी चीज पता चलो, भैया आप समझा दो, किसी देश के बीच में डिस्प्यूट में कौन कौन से चरण होते हैं, क्या क्या होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर मान लो मैं ही कल को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो गया, फॉरेन मिनिस्टर, कैसे सॉल्व करूंगा, डी ज्यूरे क्या है, डी फैक्टो क्या है, बाउंड्री क्या है, टेरिटरी क्या, इंटीग्रिटी, किसी देश के पास किसी दूसरे देश पे हमला करने का अधिकार कहां से आ जाता है, कैसे वो जस्टिफाई होता है अंतरराष्ट्रीय संघ में, पूछ लो। आज तो तुम्हारे पास सब कुछ है। तो याद रखिएगा, एलईसी इज नॉट इंटरनेशनल बॉर्डर, गलत है ये, ठीक। इससे शॉर्ट तरीका नहीं हो सकता नोट्स का। एलएसी डी फैक्टो कंट्रोल है, यानी व्यवहारिक नियंत्रण है, आमने सामने सीमा बिठा रखी, बोले ना तुम हमें डिस्टर्ब करो ना हम तुम्हें डिस्टर्ब करें, होता रहता है। सो दैट इज डी फैक्टो, याद रहेगा, व्यवहारिक है। तो अगर यूपीएससी दे दे डी फैक्टो तो घबराना नहीं, डी फैक्टो क्या है, डी ज्यूरे क्या है, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट, दूसरा ट्रैप यूपीएससी क्या करेगा, कंट्रोल इज इक्वल टू सॉवरेनिटी, वर्ड घुसा देता है बीच में कि किसी पे भी उसका जो कंट्रोल है तो उसकी सोवरेनिटी है, और आप टिक लगा के चले आओगे, घर आके याद करोगे, याद ही पता नहीं चल रहा क्या पूछा। तो कंट्रोल सोवरेनिटी नहीं है। आईआर में बहुत फंसाने वाले टॉपिक मिलते हैं। तो नियंत्रण संप्रभुता नहीं है, कंट्रोल कैन नॉट इक्वल टू लीगल टाइटल, किसी चीज पर नियंत्रण उसका कानूनी अधिकार नहीं होता है, याद। तीसरी गलती कहां करोगे, ट्रैप थी, बॉर्डर और बाउंड्री क्या बराबर है, अगर ऑप्शन में उसने पलट पलट के लिख दिया तो आप जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते हो, बॉर्डर है, अच्छा बॉर्डर है, बाउंड्री है, एक ही बात है, ठीक है। संदेश आते हैं ना, और नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। बॉर्डर कैन बी जोन, एक क्षेत्र हो सकता है बॉर्डर, ये हमारे नेशनल पार्क्स में भी होता है, हर जगह एक क्षेत्र को बॉर्डर कहा जाता है। बाउंड्री एक लाइन है जो विधिक रूप से मान्य है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, ट्रैप 4, फ्रंटियर, बेसिकली सबसे सटीक बाउंड्री को कहा जाता है, प्रिसाइज बाउंड्री को फ्रंटियर कहा जाता है। जोश जोश में यस लगा के चले आओगे, नहीं पता, गलत है। फ्रंटियर बेसिकली वाइडर जोन है, व्यापक सीमांत क्षेत्र को कहा जाता है, सटीक सीमा रेखा नहीं है, याद रहेगा। यूपीएससी ट्रैप भी बता दिया कहां कहां गलती करोगे। ट्रैप 5, डिसएंगेजमेंट और डिस्प्यूट रिजॉल्व एक ही चीज है, सैनिक पीछे हट गए, डिसएंगेजमेंट मतलब सैनिक पीछे हट गए, डिस्प्यूट रिजॉल्व सीमा समाप्त, विवाद समाप्त हो गया ना, गलत है। डिसएंगेजमेंट उस समय के लिए तत्काल लिया जाने वाला निर्णय है, विवाद समाप्त हो जाने मतलब उसको लीगल स्टेटस डी ज्योर में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। सो मिलिट्री स्टेप्स कैन नॉट इक्वल टू पॉलिटिकल सेटलमेंट, देश पॉलिटिकल सेटलमेंट से चलते हैं, यानी सैन्य कदम का पीछे हट जाना, कोई भी एक सैन्य कदम लिया गया, सेना आगे सेना पीछे, वो एक राजनीतिक समाधान नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, डी फैक्टो इज इक्वल टू डी ज्योर, गलत। डी फैक्टो प्रैक्टिस है, व्यवहार है, डी ज्योर लॉ यानी कानून है, याद रहेगा, गुड। ट्रैप 7, फेस ऑफ और टेरिटोरियल डिस्प्यूट सेम एक ही होता है, बोले भारत चीन फेस ऑफ, तो भारत चीन डिस्प्यूट, दोनों वर्ड यूज करें, भारत चीन में जो है विवाद, क्षेत्रीय विवाद ना। अब जरा देखते हैं, तो फेस ऑफ और टेरिटोरियल डिस्प्यूट एक जैसा नहीं होता, कई बार अमेरिकन न्यूज़पेपर इसको यूज करते हैं भारत और चीन के बीच में तनाव पैदा करने के लिए, बाहर बैठे बैठे। हमारे न्यूज़पेपर भी इस पे बात करते हैं, एडिटोरियल लिख देते हैं,
फेस ऑफ और टेरिटोरियल डिस्प्यूट एक नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। फेस ऑफ इंसिडेंट है, कोई घटना है, तात्कालिक घटना है, और टेरिटोरियल डिस्प्यूट अंडरलाइन क्लेम्स है, ये मूल क्षेत्रीय दावा जो बहुत सालों से किया जा रहा है, दीर्घकालिक है, लॉन्ग टर्म है, याद रहेगा। सो गोल्डन नियम है, ग्राउंड रियलिटी कैन नॉट बी टू लीगल सेटलमेंट। जमीनी वास्तविकता कानूनी समाधान नहीं हो सकता, नहीं है बराबर। तो जमीनी हकीकत कुछ है, कानूनी समाधान जब तक उसको एक बराबर नहीं माना जा सकता, जब तक वो ग्राउंड रियलिटी को ना समझा। जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर्स, तो कई ऐसी जनजातियां जो म्यांमार में भी है, भारत में भी है, आ रही है और जा रही है, बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे तुम यहाँ बैठे बैठे लग रहा है बॉर्डर कहां नहीं सील कर दे रहे, वो एक जंगल का क्षेत्र है, कभी वहां जाके देखो, वहां पता ही नहीं चलेगा बाउंड्री कहां है, बॉर्डर कहां है। वो पूरा एक क्षेत्र उनका, एक पूरा एक जो ट्राइबल एरिया है, और आपके संविधान में उस क्षेत्र में निषिद्ध क्षेत्र है, आप घुस नहीं सकते वहां पर। आपने शेड्यूल जो है अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के अंतर्गत आपने बहुत कुछ उनको राइट्स दे रखे हैं, तो भैया आप समझो तो इस चीज को। तो यहां पर वो कह रहा है कि जमीनी वास्तविकता जो होती है वो कानूनी समाधान से अलग होती है। वहां माय लॉर्ड करके और वो बना दिया वो अलग है, और जमीनी वास्तविकता अलग हो जाती है। तो ये आईआर में समझना बहुत जरूरी है। अब एक छोटी सी न्यूज थी, नन्ही सी, और इसको ऐसा खोला है कि आज के बाद आईआर में बॉर्डर, टेरिटरी, सोवरेनिटी, डी फैक्टो, डी ज्योरे, डिस्प्यूट, सेटलमेंट, क्या सेनाएं करती, किसी भी देश के दो देशों के बीच में समाधान किन स्टेटस से निकाला जाता, कंट्रोल, सोवरेनिटी, पोजेशन, लीगल राइट्स, अब कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। यस या नो? सो दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन वाली क्लास। बिगिनर कोई था यहां पे जो बिल्कुल फ्रेशर था, जिसने आज पहली बार क्लास की थी, वो समझ चुका होगा कि उसके लिए भी अब ये बहुत आसान हो गया है। और यहां पर जो लोग बहुत पहले से पढ़ के चले हैं, वो भी बहुत से सवालों का जवाब उनको नहीं पता होगा। ईमानदारी से बताना कि कितने सवाल तुम्हें पहली बार ऐसा लग रहा था कि इन शब्दों को यूज तो किया था, लेकिन कमांड नहीं इनके ऊपर। अगर मुझसे पूछा जाता तो शायद मैं कभी नहीं बता पाता कि इनके बीच में रियल डिफरेंस क्या है। और अभी भी अगर कोई 600 रुपए में जन्माष्टमी, रक्षाबंधन आप नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, अपनी बहनों को ज्वाइन कराएं, पढ़ें, समझ में आ गया होगा, कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अभी जैसे ही क्लास खत्म होगी, ग्रुप में मैं इसका टेस्ट भेजने जा रहा हूं, कहां छोड़ने वाला हूं। और अभी जो मैंने पढ़ाया है इस पर मैं प्रॉपरली आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेने जा रहा हूं, करिए, मस्त होकर करिए। इससे बेहतरीन क्लास नहीं मिलेगी प्री और मेंस के लिए, याद रखिएगा। और इसी चीज को देखते हुए तो सारी तैयारी हो रही है। और जो आफ्टर 12th के स्टूडेंट हैं वो मेरे साथ जुड़े, ये भी रक्षाबंधन पे बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। तो 30,000 रुपए में पूरा एक साथ अगर फीस जमा करते हैं आप, इसको मिलेगा। मैं ही पढ़ाने जा रहा हूं, एनसीईआरटी से शुरुआत करूंगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सिलेक्शन वाली क्लास। तो जुड़े रहिए, मस्त होकर पढ़ाई करिए। आपको अंदाजा होगा कि ये क्लास अकेले ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन का आपका आधार है, दैट्स वाई इसका नाम ही है सिलेक्शन वाली क्लास। जुटे रहिएगा मेरे साथ, आगे पढ़ाई करते रहिए। क्लास कैसी लगी, कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, और कितने कॉन्सेप्ट मुझे मैसेज करके बताइएगा जिनको आप यूज तो कर रहे थे लेकिन आपको पता नहीं था इसका सही मतलब क्या। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चलिए ग्रुप में मैं टेस्ट भेजता हूं, तैयारी शुरू करिए आप लोग। थैंक यू बेटा।